बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी का टीचर प्रोफेसर मोहम्मद आलम शेर। आज हम टेस्ट नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ जो कि रिलेटेड है लेक्चर नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 1, Which one of the following organelle stands out slightly darker than the surrounding cytoplasm and cytoplasmic organelles? Nucleus. Delta is a correct option. जब सेल को स्टेनिंग करेंगे तो जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म की निस्बत ज्यादा यानी डार्कली स्टेन होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। इन सब की निस्बत जो डार्कली स्टेन्ड होगा वो न्यूक्लियस होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यूकैरियोटिक सेल्स आर जनरली मोनोन्यूक्लिएट। अल्फा इज अ करेक्ट ऑप्शन। बाई न्यूक्लिएट नहीं, कुछ सेल्स हैं जो बाई न्यूक्लिएट हैं, लाइक सिलिएट्स। आपने डियर स्टूडेंट्स पढ़ा होगा पैरामीशियम में कि एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है, तो सिलिएट्स आर द बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स। और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं कुछ सेल, जैसा कि ह्यूमन स्केलेटल मसल्स हैं, तो दे आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी मोर देन 2 जो है उसके अंदर न्यूक्लियाई मौजूद होंगे सेल के। सिमिलरली पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल्स भी होते हैं जिनमें 2 या 3 से ज्यादा होते हैं, लाइक फंजाई है। जब वो आप देखें तो जो उसका हाइफी है जिसमें कई सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूक्लियस कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड इन अ डिवाइडिंग सेल। अल्फा इज अ करेक्ट ऑप्शन कि न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट ही तब होता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, क्योंकि जब सेल ने डिवाइड करना शुरू करना होता है तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटेग्रेट हो जाती है, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, तो लिहाजा जो न्यूक्लियस है दैट विल बी प्रोमिनेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स। प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस मौजूद होता है जो कि एक साइड पर है, उसकी सेंट्रल पोजीशन में लार्ज वैक्यूल होता है। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पोजीशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द मेम्ब्रेन्स दैट वेरी वाइडली इन अपीयरेंस फ्रॉम सेल टू सेल आर एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बीटा इज अ करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर न्यूक्लियोलाई को देखें तो these are the non-membranous structures present inside the nucleus and are involved in the assembly of ribosomes. न्यूक्लियस की जमा जो या न्यूक्लियाई है वो तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स जरूर मौजूद होते हैं, बट वाइडली अपीयरेंस में वो सेल टू सेल वेरिएबल नहीं होते, यानी वाइडली अपीयरेंस उनकी मॉर्फोलॉजी है वो सेल टू सेल डिफरेंट नहीं होती। इसी तरीके से अगर आप देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी भी सेल टू सेल जो है वो मॉर्फोलॉजी या अपीयरेंस है वो वेरिएबल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, पर्टिकुलरली लिपिड्स। अल्फा इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो 3 उसके फंक्शंस थे कि लिपिड मेटाबॉलिज्म भी है, फिर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स भी है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स भी हैं। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स हमारी करेक्ट चॉइसेस नहीं हैं, लिहाजा अल्फा इज अ करेक्ट चॉइस, लिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 6, द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ऑफ अ सर्टेन एनिमल सेल्स associated with the transmission of impulses are called सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डियर स्टूडेंट्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी टाइप है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसकी टाइप है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिखा हुआ है कि देयर आर सर्टेन सेल्स इन विच स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स।
तो वो चंद एक जो सेल लिखे हुए हैं जिसमें नर्व सेल और ह्यूमन मसल सेल लिखा हुआ था, तो उसको आप सेकंड ईयर में जानते हैं कि मसल सेल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क होता है विच फैसिलिटेट या हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 7, Cisternae stacks are continuously formed by the fusion of transport vesicles of endoplasmic reticulum. Alpha is a correct option. बीटा को देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ऑफ गोल्जी अपरेटस। जो गोल्जी अपरेटस से वेसिकल्स बनते हैं वो मे बी यूज्ड इन इनसाइड द सेल और मे बी यूज्ड इन एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट। एक्सोसिटिक वेसिकल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो कोई भी वैक्यूल जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है सेल से, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपने ऊपर इनसर्कल कर लेता है, यानी जब बाहर निकलता है तो उसको हम कहते हैं एक्सोसिटिक वेसिकल्स। और सेक्रेटरी वेसिकल्स ऑफ प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये साइनेप्स है जो दो न्यूरॉन्स के एक न्यूरॉन का एक्सेन और दूसरे के डेंड्रॉन में बनती है, तो वहां जो सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। लिहाजा बीटा, चार्ली और डेल्टा हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इन अ सेल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बाय गोल्जी अपरेटस। चार्ली इज अ करेक्ट ऑप्शन। अल्फा है राइबोसोम्स, बीटा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डेल्टा है लाइसोसोम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को समझने के लिए मैं ज़रा व्हाइट बोर्ड पे एक डायग्राम की मदद से क्विकली हम ज़रा समझते हैं कि ये इसका सही आंसर कैसे हुआ। कि मैं इसको शार्पली अगर एनिमल सेल्स बना के कह दूं कि इट्स अ एनिमल सेल, और एनिमल सेल के अंदर जो है इट्स कॉल्ड न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस है इसके साथ जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स है दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो फॉर्म जिसके साथ ये राइबोसोम्स अटैच्ड हैं उसको हम कह देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरीके से ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके साथ ये जो अटैच्ड हैं दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। इन राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन बननी है, फिर वो जो प्रोटीन है वो इसके अंदर आ जाएगी, फिर वो प्रोटीन्स यहाँ से प्रोसेस होती हुई तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यहाँ से वो पिंच्ड ऑफ हो जाएगी, ऐसे वो प्रोटीन्स यहाँ आ जाएंगी। इसको हम कह देते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये क्या करते हैं कि ये उस फॉर्मिंग फेज पे जाते हैं गोल्जी अपरेटस के, जहां से गोल्जी अपरेटस बन रही होती है। फिर ये दोनों जो हैं ऐसे, एक ये वेसिकल एक दूसरा वेसिकल, ये दोनों वेसिकल प्रोटीन्स लेते हुए आपस में मिल जाएंगे, यानी फ्यूजन हो जाएगी। उस फ्यूजन से क्या होगा, एक फ्लैटेंड सैक बन जाएगी जिसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। ये जो गोल्जी बॉडी है इसी तरीके से ये इकट्ठी पाइल अप होती रहेंगी गोल्जी बॉडीज, फिर हम इसको कह देंगे गोल्जी अपरेटस। और जब ये गोल्जी बॉडीज का मैचुरेशन फेज आ जाएगा तो उस वक्त ये जो बॉडी है गोल्जी बॉडी ये पिंच्ड ऑफ होकर छोटे छोटे वेसिकल्स में तब्दील हो जाती है। इन वेसिकल्स को हम कह देते हैं गोल्जी वेसिकल्स। तो गोल्जी वेसिकल कई तरह के हो सकते हैं। ऐसे गोल्जी वेसिकल्स जिनके अंदर अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद हैं और तो वो कहलाएंगे लाइसोसोम्स, और ऐसे जो वेसिकल्स जिनके अंदर कोई ऐसी प्रोटीन हो जो सेल से बाहर जानी हो, मसलन इसमें हाइड्रोलिटिक के हैं तो ये मैं कह देता हूं कि दीज आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम्स। जो गोल्जी वेसिकल्स हैं इसकी कई टाइप्स हैं, यानी इसकी डिफरेंशिएशन जो है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सी प्रोटीन मौजूद है, तो उस प्रोटीन के हिसाब से ही उसकी जो है वो स्ट्रक्चर है। राइबोसोम्स इन्वॉल्व जरूर होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, लेकिन इनको फिनिश्ड प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट करने का जो फंक्शन है
वो गोल्जी बॉडीज का या गोल्जी अपरेटस का है। यानी गोल्जी अपरेटस क्या करता है, फिनिशिंग भी करता है और पैकिंग भी करता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो चैनल्स हैं जिसके अंदर प्रोटीन बन के मूव करती है। और लाइसोसोम्स आपको बता दिए हैं कि दीज आर द वेसिकल्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स स्पेशली फॉस्फेटेजेस फॉर द फेगोसाइटोसिस या ऑटोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 9, the organelle that act as a powerhouse of the cell is mitochondrion alpha is a correct option। कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है और माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो सिंगुलर फॉर्म है। तो उसको हम पावर हाउस कहते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है एटीपी सिंथेसिस होती है और वही एटीपी जो है वो सेल के लिए एनर्जी करेंसी के तौर पर काम करती है फॉर फर्दर यूजेज। तो राइबोसोम्स का जो ताल्लुक है बीटा, that is involved in protein synthesis, centrioles are involved in formation of spindles during the mitosis या cell division, और nucleus that is control the all activities of the cell, इसको control room of cell भी कहते हैं। Question number 10, the eukaryotic organelles that act as a autophagosome are lysosomes। Beta is a correct option। न्यूक्लियाई जो है वो कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस जो है दैट कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज, जेनेटिक एक्टिविटीज। और राइबोसोम्स दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस और डेल्टा गोल्जी बॉडीज आर इन्वॉल्व इन फिनिशिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल्स। तो यहाँ जो लाइसोसोम है ऑटोफेगोसोम है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 को एक नज़र ज़रा यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूँ इस डायग्राम के ऊपर। तो क्या है कि यहां से ये जो बना है ये मैं कहता हूं कि प्राइमरी लाइसोसोम है। जब सेल ने बाहर से फूड ली, और फूड अगर सॉलिड भी हो सकती है फूड और लिक्विड भी हो सकती है, वो फूड जब अंदर आएगी सेल के अंदर तो डेफिनेटली वो एक वैक्यूल की शक्ल इख्तियार करेगी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके ऊपर आएगी और इस तरीके से अगर आप देखें तो एंडोसाइटोसिस जब होता है ऐसे, तो ये एक बन जाएगा, जब सेल के अंदर एंटर होगा तो ये बन जाएगा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल एक काम ये कि ये फूड वैक्यूल और प्राइमरी लाइसोसोम्स आपस में कनेक्ट होंगे यानी फ्यूज होंगे तो बना देंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम ये जो है कहलाता है सेकेंडरी लाइसोसोम हेटेरोफेगोसोम। दूसरी बात क्या है कि ये प्राइमरी लाइसोसोम, अगर मैं इसको कहता हूं कि इट्स ऑल्सो और प्राइमरी लाइसोसोम, ये भी प्राइमरी लाइसोसोम है। और ये प्राइमरी लाइसोसोम जब किसी सेल के अंदर कोई टॉर्न प्रोडक्ट हो, लाइक टॉर्न माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरीके से ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इस प्राइमरी लाइसोसोम ने इसको आकर खा लिया है। जो लाइसोसोम है माइटोकॉन्ड्रिया है टूटा हुआ, तो इसने इसके साथ जब फ्यूज होगा, इसके साथ इसको इनगल्फ करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा। जब प्राइमरी लाइसोसोम और टॉर्न जो माइटोकॉन्ड्रिया आपस में मिलेंगे तो इसको उस वक्त सेकेंडरी लाइसोसोम को हम कह देंगे ऑटोफेगोसोम, यानी सेल्फ ईटिंग आप कह लें। ऑटो का मतलब है सेल्फ ईटिंग, इसको ऑटोफेजी भी कहते हैं कि जब प्राइमरी लाइसोसोम सेल के अंदर टूटी हुई चीजों को उसको डिस्ट्रॉय कर दें तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेगी। और जब प्राइमरी लाइसोसोम और टॉर्न प्रोडक्ट आपस में मिल जाएं तो उस वक्त उसको कह देते हैं ऑटोफेगोसोम। और जब फूड के साथ मिल जाए तो उस वक्त भी उसको कहते हैं फूड वैक्यूल या सेकेंडरी लाइसोसोम या हेटेरोफेगोसोम। तो ये काम जो है वो लाइसोसोम्स का, दैट्स वाई जो बीटा इज अ करेक्ट ऑप्शन। Question number 11, following are different names of the same functional entity. Primary lysosome, alpha is a correct option. Beta secondary lysosome, digestive vacuoles and autophagosome. इसको समझने के लिए डायग्राम की तरफ डियर स्टूडेंट्स दोबारा देखते हैं कि जब प्राइमरी लाइसोसोम किसी फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज होता है तो उस वक्त बन जाता है सेकेंडरी
लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं। फिर क्या होता है कि प्राइमरी लाइसोसोम जो है अपने सेल के अंदर कोई टॉर्न प्रोडक्ट या ओल्ड प्रोडक्ट या जो कोई ऐसा मटेरियल जो सेल के अंदर टूट फूट का शिकार हो गया हो या उसके साथ मिलकर जब ऑटोफेगी करते हैं तो उस वक्त उसको हम कहते हैं ऑटोफेगोसोम। तो डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, ऑटोफेगोसोम्स आर द सेम नेम्स ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम्स। तो हम चूंकि इस क्वेश्चन में एक्सेप्शन थी तो इसलिए अल्फा प्राइमरी लाइसोसोम इज अ करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, माइटोकॉन्ड्रिया वेरी वाइडली विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। अब फिर यहां एक्सेप्शन है तो अल्फा को देखें नंबर, ठीक है, नंबर जो है वो सेल टू सेल वेरिएबल होते हैं। शेप भी डिफरेंट वेरिएबल होती है, कभी रॉड है, कभी फिलामेंटस है, कभी वेसिक्यूलर है। तो इसी तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो वो भी फिक्स होती है और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो वेरिएबल है तकरीबन। जिस तरह की उसकी जब शेप चेंज होगी तो इंटरनल स्ट्रक्चर में भी थोड़ी सी तब्दीली आएगी। लेकिन है कि एक्सेप्शन क्या है कि रोल इन सेल, यानी रोल के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का जो पावर हाउस का रोल है वो हर किस्म के सेल में एक ही रोल होगा, दैट्स जनरेट द एटीपी, यानी कि एनर्जी पैदा करने वाला जो काम है वो उसका आप समझ लें यूनिवर्सल है। हर सेल में जहां भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा वहां पर वो यही काम करेगा। तो बाकी चीजें वेरिएबल हो सकती हैं, जो उसका फंक्शन या रोल है वो उसका वेरिएबल नहीं होता, वो फिक्स रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, डेल्टा इज अ करेक्ट ऑप्शन। अल्फा जो है लोअर प्लांट्स डेफिनेटली उनमें जो है वो एब्सेंट सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, और एनिमल सेल्स में भी सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 14, एस इज अ स्वेडबर्ग यूनिट यूज्ड इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, बीटा इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो अल्फा जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये स्पिनिंग का एक प्रोसेस होता है जो किसी भी मटेरियल को सैंपल को आप उस मशीन, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन कहलाती है, उसके अंदर रखें और उसको स्पिनिंग करें तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और चार्ली जो है वो फ्रैक्शनेशन, फ्रैक्शनेशन का मतलब होता है कि जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उसको आइसोलेट कर लिया जाए बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो डेल्टा है दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो उसमें जो डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं उनको आइसोलेट या सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो स्वेडबर्ग जो यूनिट है इस्तेमाल होता है वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर द आइसोलेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स या कंपोनेंट्स। क्वेश्चन 15, न्यू राइबोसोम्स आर ब्लैंक इन न्यूक्लियोलस, बीटा इज अ करेक्ट ऑप्शन। अल्फा जो है वो सिंथेसिस वो भी नहीं है, प्रोड्यूस्ड और प्रिपेयर्ड ये तकरीबन सारी चॉइसेस एक जैसी हैं, यानी न्यूक्लियोलस इज अ फैक्ट्री फॉर द असेंबली ऑफ राइबोसोम्स एंड देन राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन 16, केमिकली क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, अल्फा इज अ करेक्ट ऑप्शन। आप जानते हैं कि 60% उसके अंदर प्रोटीन्स ही हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, फिर उसके अंदर 40% डीएनए होता है, तो बाकी जो है वो रॉन्ग ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन डिटॉक्सिफिकेशन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अल्फा इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो बीटा जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस, और लिवर और किडनी तो आप समझें कि ऑप्शन हो नहीं सकती, क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसमें जो कीवर्ड है वो क्या है, ऑर्गेनेल। लिवर और किडनी दीज आर द ऑर्गन्स, तो लिहाजा ये दो चॉइसेस तो वैसे ही निकल जाती हैं। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, transmission of nerve impulse and lipid metabolism. Alpha is a correct option.
क्वेश्चन नंबर 18, pick up the single membrane enclosed cytoplasmic organelle vacuole. Charlie is a correct option. तो अल्फा जो है माइटोकॉन्ड्रियन वो डबल मेम्ब्रेनस है, इसलिए वो हमारी चॉइस नहीं हो सकती. जो न्यूक्लियोलस है वो नॉन मेम्ब्रेनस है, लिहाजा वो भी रॉन्ग ऑप्शन है. और राइबोसोम्स जो है वो भी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, लिहाजा वो भी हमारी चॉइस नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन चार्ली वैक्यूल. क्वेश्चन नंबर 19, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल ऑफ द सेल इज राइबोसोम. डेल्टा इज अ करेक्ट ऑप्शन. आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स के राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका 70s राइबोसोम होता है जब लार्जर और स्मॉलर यूनिट को मिलाएं, और जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर 80s जो है राइबोसोम मौजूद होता है. और राइबोसोम का ताल्लुक जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस से है. तो माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो यूनिवर्सल ऑर्गेनेल नहीं है क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, यूकैरियोट्स में पाया जाता है. इसी तरीके से अगर बीटा लाइसोसोम को देखें तो लाइसोसोम भी यूनिवर्सल ऑर्गेनेल नहीं है, यानी लाइसोसोम इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स लेकिन एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, तो इसलिए वो यूनिवर्सल नहीं है. सिमिलरली चार्ली जो है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स भी जो है वो हर एक सेल में नहीं पाए जाते. These are absent in higher plants but present in microorganisms and animal cells, etc. Question number 20. Which one of the following organelle is found only in some plant cells? Chloroplast. Delta is a correct option. तो बाकी जो सेंट्रियोल है वो हायर प्लांट्स में नहीं होता, लोअर प्लांट्स में होता है. और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट सेल्स में भी होता है, एनिमल सेल्स में भी होता है. और लाइसोसोम जो है वो एनिमल सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं होते. तो लिहाजा इस क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का ताल्लुक है फोटोसिंथेसिस से. क्वेश्चन नंबर 21, साइटोस्केलेटल फैब्रिक कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट मायोफिलामेंट्स. चार्ली इज अ करेक्ट ऑप्शन क्योंकि मायोफिलामेंट्स मसल्स के वो फिलामेंट्स हैं जिनको हम थिन एंड थिक फिलामेंट्स कहते थे. तो बाकी जो साइटोस्केलेटन है, जो फ्रेमवर्क ऑफ सेल है, दैट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स भी उसमें होती हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स भी होते हैं. तो लिहाजा जो मायोफिलामेंट है वो एक्सेप्शन है इस एमसीक्यू की और वही इसकी करेक्ट ऑप्शन है. चार्ली. क्वेश्चन नंबर 22, पंपिंग फोर्स फॉर साइक्लोसिस इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोफिलामेंट्स. बीटा इज अ करेक्ट ऑप्शन. तो साइक्लोसिस डियर स्टूडेंट्स यू नो कि क्या होता है कि मैस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अलोंग विद फ्री सेल ऑर्गेनेल्स अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लॉकवाइज मैनर. तो ये जो काम है साइक्लोसिस का दैट इज फैसिलिटेटेड बाय माइक्रोफिलामेंट्स. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. तो इसलिए अल्फा भी हमारा चॉइस नहीं. चार्ली जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दे फैसिलिटेट या मेंटेन द शेप ऑफ सेल, तो वो भी हमारी राइट चॉइस नहीं है. और मायोफिलामेंट्स तो मसल सेल्स के अंदर थिन एंड एक्टिव फिलामेंट्स हैं, उनका इस साइक्लोसिस से कोई ताल्लुक नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा माइक्रोफिलामेंट्स. क्वेश्चन नंबर 23, the cytoskeletal structure associated with the maintenance of a cell shape are intermediate filaments. Delta is a correct option. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है फिर वही कि वो असेंबली डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर्स है, माइक्रोफिलामेंट्स फैसिलिटेट द साइक्लोसिस. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, बट बेसिक जो प्राइमरीली फंक्शन जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट का है टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल. क्वेश्चन नंबर 24, ओल्ड एंड वर्न आउट पार्ट्स ऑफ अ सेल आर रिसाइकल्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटोफेजी. जैसा कि डियर स्टूडेंट्स हमने डायग्राम में देखा था कि जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो सेल के अंदर ओल्ड और वर्न आउट पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं
उनको ख़त्म कर देते हैं, तो उसको हम कह देते हैं, सेल्फ ईटिंग को कहते हैं ऑटोफेजी। तो सेल इस तरीके से उसके अंदर जो अपने ही टॉर्न मटेरियल मौजूद होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ऑटोफेगोसोमी। और इसी तरीके से फेगोसाइटोसिस जो है बेसिकली ये है ईटिंग ऑफ सेल। सॉलिड फूड हो तो फेगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड फूड हो तो पिनोसाइटोसिस, और किसी वैक्यूल का या मटेरियल का सेल के अंदर से बाहर वैक्यूल की फॉर्म में निकल जाना एक्सोसाइटोसिस है, और ऑटोफेगी जो है वो सेल्फ ईटिंग। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल? माइटोकॉन्ड्रिया, बीटा माइटोकॉन्ड्रियन इज अ करेक्ट ऑप्शन। अल्फा जो है वो लाइसोसोम नहीं, चार्ली जो है वो राइबोसोम, वो भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल नहीं है। जो गोल्जी अपरेटस है वो भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियन ही क्यों है? इसलिए है डियर स्टूडेंट्स कि उसके पास अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, फिर उसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स होती हैं, यानी उनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो दैट्स व्हाई दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। तो माइटोकॉन्ड्रियन बीटा इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, द यूकैरियोटिक सेल्स हैव चार्ली 80s राइबोसोम्स। जो 70s राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में होते हैं। क्वेश्चन 27, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द एग ऑफ अ चिंपैंजी एंड पोलन ऑफ अ पोटैटो इज रिस्पेक्टिवली। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली 24, 24। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, आपका चॉइस तो इस आपने कुछ और किया होगा। वो इसलिए कि इसके कीवर्ड्स को हम देखते हैं कि स्टेटमेंट में जो कीवर्ड है वो है एग ऑफ चिंपैंजीज, यानी कि वो गैमीट है, वो जर्म सेल है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। तो लिहाजा चिंपैंजी के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स 48, उसके एग के अंदर 24 हाफ हो गए। इसी तरीके से जो पोटैटो होते हैं उनका जो डाइप्लॉइड नंबर होता है वो 48 ही होता है, लेकिन पोलन उसकी जो है वो जर्म सेल है, वो स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो उनके गैमीट्स आप कह लें, मेल गैमीट्स, तो उनके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ होंगे। दैट्स वाई कि चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन 24 एंड 24। क्वेश्चन 28, blank are found in most eukaryotic cells, lysosomes, delta is a correct option। तो हम बाकी ऑप्शन को देखते हैं कि वो क्यों नहीं करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया डियर स्टूडेंट्स आल्सो प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो कीवर्ड है स्टेटमेंट में वो है मोस्ट, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपने बाकी चॉइसेस की तरफ जाना है। क्लोरोप्लास्ट है, वो भी जो है वो प्लांट्स में होता है, प्लांट्स आल्सो यूकैरियोट्स, लेकिन वो होता प्लांट्स में है। तो जो चार्ली है राइबोसोम्स, वो तकरीबन हर सेल में ही होता है, यानी प्रोकैरियोट्स में भी होगा और यूकैरियोट्स में होगा, तो उसके लिए भी मोस्ट नहीं होगा, ऑल होगा कि तमाम किस्म के सेल्स के अंदर वो राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। तो दैट्स व्हाई अल्फा, बीटा और चार्ली आर नॉट करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 29, ब्लैंक इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, चार्ली इज अ करेक्ट ऑप्शन। अल्फा जो है काइनेटोकोर प्रोटीन डिस्क है, दैट इज प्रेजेंट ऑन सेंट्रोमेयर, और जो सेंट्रोमेयर है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स। और इसी तरीके से जो सेंट्रोसोम है दैट इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, जिसके अंदर सेंट्रियोल्स और कुछ और प्रोटीन्स होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, क्रोमेटिड। क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, चार्ली इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक पूछा है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ मैक्रोस्कोपिक भी होंगे, लेकिन जो एक्सरियत में जो सेल्स हैं यूकैरियोटिक वो माइक्रोस्कोपिक ही हैं। तो बीटा जो है विजिबल टू नेकेड आई नहीं, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स तो विजिबल नहीं होते नेकेड आई से, और शेपलेस, ये बात भी नहीं ठीक हो सकती कि वो शेपलेस, डेफिनेटली दे हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप या पर्टिकुलर शेप।
तो करेक्ट ऑप्शन चार्ली, बाकी तीनों रॉन्ग ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंजाइम्स आर रिलीज्ड बाय लाइसोसोम्स, चार्ली इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो इस को डियर स्टूडेंट में एक नजर समझने के लिए दोबारा इस डायग्राम की तरफ मूव करते हैं कि जब हमने पढ़ा था कि ये है प्राइमरी लाइसोसोम, ऐसा भी होता है कि ये जब प्राइमरी लाइसोसोम कुछ ऐसे डिफरेंशिएट हो जाएं और वो सेल से बाहर चले जाएं और उनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में या एनवायरनमेंट में वो हाइड्रोलाइटिक या एंजाइम्स वो पोर करते हैं, जिसकी वजह से जो सेल के बाहर है फूड मॉलिक्यूल या एनवायरनमेंट वहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस हो, तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी फंक्शन है प्राइमरी लाइसोसोम का विच आर एक्सपोर्टेड टुवर्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। बाकी जो है राइबोसोम, उसका ताल्लुक प्रोटीन सिंथेसिस से, गोल्जी वेसिकल्स का ताल्लुक है फिनिशिंग एंड पैकिंग ऑफ मटेरियल से। मीजोसोम्स जो होती है वो बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन है विच इन्वेजिनेट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, तो उनको हम कहते हैं मीजोसोम्स, तो उसका ताल्लुक भी नहीं। तो 31 का करेक्ट ऑप्शन चार्ली लाइसोसोम्स। 32, द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद डेल्टा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसको जरा एक नजर देखते हैं डियर स्टूडेंट्स डायग्राम पे कि ये जो है न्यूक्लियस है और इसकी दोनों मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, दोनों जहां मिलती हैं तो उसको हम क्या देते हैं न्यूक्लियर पोर। ये है न्यूक्लियर पोर। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल मौजूद है सैप, उसको हम क्या देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और बाहर क्या है सेल के सारे का सारा जो है वो ये साइटोप्लाज्म है। तो इसको अगर आप देखें तो जो बैरूनी मेम्ब्रेन है यानी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन कह लें न्यूक्लियस की, दैट इज डायरेक्टली कंटेक्टेड विद साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट नॉट विद न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ जो डायरेक्ट कंटेक्टेड है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट चॉइस है दैट इज डेल्टा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 33, सेंट्रोमेयर इज अ प्लेस ऑन क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड, डेल्टा इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो इसको देखने के लिए भी मैं डायग्राम की तरफ व्हाइट बोर्ड की तरफ मूव करूंगा कि इसको अगर हम देखें तो एक ये क्रोमोसोम है, मैं अगर ऐसे बनाऊं तो ये उसका दरमियान में सेंट्रोमेयर है, इसका एक ये आर्म है एक ये आर्म है, इसको हम कह देंगे कि दिस इज अ सेंट्रोमेयर। और ये उसका आर्म है, इसको हम कह देते हैं क्रोमाटिड, यानी सिंगल क्रोमाटिड इज इक्वल टू सिंगल क्रोमोसोम्स। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही सेंट्रोमेयर हो और उसके साथ दो क्रोमाटिड्स हों तो वो भी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कहलाता है, लेकिन उसके अंदर दोनों क्रोमाटिड्स होती हैं और सिंगल सेंट्रोमेयर होता है। तो जो डबल है इन जिसमें दो क्रोमाटिड्स हों और सिंगल सेंट्रोमेयर हो तो वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कहलाता है। इसी तरीके से एक इसका ये आर्म है, दूसरा इसका ये आर्म है, तो ये जो है वो सिंगल क्रोमाटिड है, इसको आप सिंगल क्रोमाटिड कहेंगे। ये टू क्रोमाटिड्स हैं, सिंगल सेंट्रोमेयर के साथ हैं। तो जब स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं माइटोसिस के दौरान तो उस वक्त जो स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड विद, यहाँ स्पिंडल फाइबर्स ने यहाँ आकर इसके साथ अटैच करना है, इसको आप कह लें कि दिस इज द स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड विद सेंट्रोमेयर। डेल्टा इज अ करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, द ग्रीन पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड बीटा ग्रेना। अगर क्लोरोप्लास्ट को देखें
तो उसके अंदर जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है वो पाइल अप होकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, मोर देन 50 जो थाइलाकोइड्स हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेना। और उनके ऊपर चूंकि क्लोरोफिल्स होते हैं और क्लोरोफिल्स का जो कलर है दैट इज ग्रीन, तो दैट्स वाई के ग्रीन पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड ग्रेना। जो इंटरग्रेना यानी दो ग्रेना को आपस में जोड़ने वाले होते हैं वो कलरलेस होते हैं। थाइलाकोइड्स जो हैं वो ही पाइल अप होकर ग्रेना बनाते हैं। और स्टोमा है दैट इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसको अगर मैं देखूं डायग्राम की मदद से, अगर इसको क्वेश्चन को देखें तो यूं इसकी शार्पली अगर मैं डायग्राम बनाऊं आसानी की खातर, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है और दैट इज फाउंड इन, ये है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स आप पाइल अप होकर ये जो बनाएंगे वो बनाएंगे ग्रेनम, एक को कहेंगे ग्रेनम, और कई सारे इसके अंदर होंगे तो उनको कहेंगे ग्रेना, वो प्लूरल है और वो सिंगुलर है। ये कलर्ड है और चूंकि यहाँ पर हैं क्लोरोफिल्स, और क्लोरोफिल्स की मदद से की वजह से चूंकि उनका रंग ग्रीन होता है तो ये लुक लाइक ग्रीन। और बाकी जो इंटरग्रेनम है जो दूसरे पाइल के साथ यानी दूसरे ग्रेनम के साथ अटैच्ड है, इसको हम कहते हैं इंटरग्रेनम, और ये कलरलेस होता है। और डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फ्लूइड पोर्शन है जिसको हम सैप लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं या फ्लूइड पोर्शन है, तो फ्लूइड पोर्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो इसका जो ग्रीन पोर्शन है दैट इज कॉल्ड ग्रेना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल्स। Question number 35. Cell contain many tiny granule structures known as ribosomes. Ribosomes are tiny granular structures which are present in two forms, जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स भी होती हैं और ऑल्सो अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी जो क्रोमोसोम्स हैं वो टाइनी ग्रेन्यूल्स नहीं होते, लिहाजा बीटा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और चार्ली जो है सेंट्रियोल्स, और वो तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, दे इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन, असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस, लिहाजा वो भी करेक्ट चॉइस नहीं है। जो डेल्टा है मीजोसोम्स, दीज आर द इन्वेजिनेशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, तो ये भी इसकी चॉइस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की जो करेक्ट चॉइस है दैट इज अल्फा राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 36. The spherical or tubular membranes of endoplasmic reticulum are called cisternae. Beta is a correct option. तो जो अल्फा है क्रिस्टी, वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है जो इनवर्ड फोल्डिंग बनाती है, उसको हम कहते हैं क्रिस्टी। वेजिकल्स तो कई तरह के हो सकते हैं, वेरिएबल हैं, उसके अंदर कोई मटेरियल भी हो सकता है सेल के अंदर। तो जो डेल्टा है ब्लेब्स, these are the pinched off vesicles from the endoplasmic reticulum। तो ये भी जो है वो स्फेरिकल तो होंगे, लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी मेम्ब्रेन जो कहलाती है सिस्टर्नी। क्वेश्चन नंबर 37. आउटर सरफेस ऑफ गोल्जी अप्रेटिस इज कॉल्ड फॉर्मिंग फेस। तो गोल्जी अप्रेटिस की डायग्राम इस यहाँ पर बनी हुई है, अगर आप देखें तो जो फॉर्मिंग फेस है इसको हम कह देते थे फॉर्मिंग फेस, जहाँ से ये फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स हो रही है, और जो उसकी इनर है इसको हम कह देते हैं मैचुरेशन फेस, जहाँ से ये गोल्जी वेसिकल्स बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैचुरेशन फेस। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं तीनों, यह है कनकेव फेस, और अगर मैचुरेशन फेस, ट्रांस फेस, तो तीनों का ताल्लुक मैचुरेशन फेस से ही है, फॉर्मिंग फेस से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38. ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ब्लैंक ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स टेक प्लेस। द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली कोएलेसेंस। जब प्लांट की डेवलपमेंट हो रही होती है
और ग्रोथ हो रही होती है, तो उस वक्त छोटे छोटे जो वैक्यूल्स हैं वो आपस में फ्यूज होकर एक बड़ा वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं। उनके उस फ्यूजन का जो प्रोसेस है, एक्ट ऑफ फ्यूजन जो है, दैट इज कॉल्ड कोआलिसेंस। तो चार्ली इज अ करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो अल्फा है वो सिंथेसिस, यानी किसी चीज को बनाना, शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को मुंतकिल करना। डिवीजन होता है किसी एक चीज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देना। क्वेश्चन नंबर 39, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया इंडिकेट प्रोटीन सिंथेसिस। डेल्टा इज अ करेक्ट ऑप्शन। चूंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होगा, राइबोसोम्स भी होगा, वो अपनी प्रोटीन बना रहा होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। बाकी तीन चॉइस को देखते हैं। अल्फा जो है वो एटीपी सिंथेसिस है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स का कोई ताल्लुक नहीं एटीपी सिंथेसिस से, उसका ये फंक्शन जरूर है माइटोकॉन्ड्रिया का, लेकिन आरएनए, राइबोसोम और डीएनए सिर्फ यही बताते हैं कि ये अपनी प्रोटीन्स खुद बनाते हैं। प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है। तो बीटा है एरोबिक रेस्पिरेशन। नो डाउट कि आपके जहन में आया होगा कि इसका ताल्लुक एरोबिक रेस्पिरेशन से भी है। हाँ, वो बात भी ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन की डिमांड है कि राइबोसोम और डीएनए जो है वो क्या शो करते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस, डेल्टा ऑप्शन जो है हमारी, वही शो करते हैं, बाकी नहीं शो करते। तो यूं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा, प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 40, expansion of newly formed plant cells occurs by the pressure exerted by vacuole alpha। कि अगर हम प्लांट सेल्स को देखें तो उसके अंदर जो एक्सपेंशन हो रही है वो वैक्यूल की वजह से है, क्योंकि वैक्यूल जो है वो उसके अंदर जो टर्गर में कंट्रीब्यूट करता है ताकि उसकी शेप भी मेंटेन रहे और उसका साइज भी बढ़ जाए। बाकी जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं उसका भी ताल्लुक नहीं, लेटरल सेल्स का भी ताल्लुक नहीं, न्यूक्लियस का भी नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस तो सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन 41, रिजिडिटी ऑफ लीव्स एंड यंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन बीटा, टर्गर कंट्रीब्यूटेड बाय वैक्यूल। जिसकी वजह से जो लीव्स और यंग पार्ट ऑफ प्लांट्स हैं वो जो है वो अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं, ग्रो करते हैं। तो बीटा इज अ करेक्ट ऑप्शन। अल्फा को देखते हैं कि सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, नहीं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स तो शेप को मेंटेन करते हैं। सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं, वो तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दे आल्सो इन्वॉल्व इन अदर सेलुलर एक्टिविटीज लाइक लिपिड मेटाबॉलिज्म और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स एक्सेट्रा। सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय साइटोस्केलेटन, सारी साइटोस्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती, सिर्फ उसकी जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वही सेल को, जो शेप को मेंटेन रखते हैं। तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा, टर्गर कंट्रीब्यूटेड बाय वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 42, क्लोरोप्लास्ट वेरिएन शेप एंड साइज। चार्ली इज अ करेक्ट ऑप्शन। जो अल्फा है उसमें शेप एंड कलर, तो कलर तो उनका ग्रीन ही रहता है, लिहाजा कलर होने की वजह से ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। बीटा है साइज एंड कलर। एक बात ठीक थी कि साइज वेरिएबल हो सकता है, लेकिन कलर तो वेरिएबल नहीं होगा, दे आर ग्रीन इन कलर, लिहाजा ये भी हमारी करेक्ट चॉइस नहीं हो सकती। डेल्टा है साइज एंड रोल। यहां फिर एक बात आ गई रोल की, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट का रोल है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस उसका काम है, वो तो फिक्स रहेगा, बाकी सारी चीजें जो है वो वेरिएबल हो सकती हैं। तो लिहाजा राइट चॉइस बची है शेप एंड साइज। चार्ली इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, ईच माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ अ सेंट्रियोल इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ बीटा 3 tubules. Beta is a correct option. 2 tubules, 3 spindle fibers, delta 2 spindle fibers, these are wrong options. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको ट्यूब्यूल्स को देखने के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है कि ईच माइक्रो ट्यूब्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स,
ये इसी तरीके से अगर आप देखें तो 3 है, ये ट्यूब्यूल है और ये भी ट्यूब्यूल है, यानी 3 ट्यूब्यूल हैं, ये भी ट्यूब्यूल है। और इसको अगर आप देखें तो ये है एक माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल। तो ऐसी ही 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 1 सेंट्रियोल इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं कि एक सेंट्रियोल है तो उसके अंदर क्या होती हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो उसको अगर कैलकुलेट करें कि एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसके अंदर 3 ट्यूब्यूल्स होती हैं, तो टोटल जो ट्यूब्यूल्स होंगी, टोटल ट्यूब्यूल्स जो होंगी वो होंगी 27, यानी 9 जो है वो ट्रिपलेट की शक्ल में होंगे। तो 9 into 3 is equal to 27। तो यूं एक जो सेंट्रियोल है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्यूल जो है वो 27 होगा। अगर पेयर है तो पेयर के अंदर होंगी 54 ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 44, assembly and disassembly of spindle structure during mitosis is the function of microtubule. Microtubules, alpha is a correct option, beta है microfilaments, microfilaments involved in the internal cell motion, intermediate filaments involved in the maintenance of shape of cell, और मायोफिलामेंट्स, दीज आर द फिलामेंट्स ऑफ मसल सेल्स थिक एंड थिन। तो ये रॉन्ग चॉइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 2 सेंट्रियोल्स ऑफ अ पेयर आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बीटा इज अ करेक्ट ऑप्शन। पैरेलल टू ईच अदर नहीं होते, एंड टू एंड भी नहीं होते और रैंडमली भी नहीं होते। लिहाजा जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो पेयर है वो एट राइट एंगल है, कि एक परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर 90 के एंगल पे, और एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है 90 के एंगल पे। क्वेश्चन नंबर 46, द ऑर्गेनेल एसोसिएटेड विद द डीजेनरेशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इज कॉल्ड लाइसोसोम। डेल्टा इज अ करेक्ट ऑप्शन। अल्फा जो है राइबोसोम, वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। सेंट्रोसोम वो रीजन होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जहां पर सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, और मिजोसोम्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, उसकी इन्वेजिनेशन है। तो लाइसोसोम का डियर फ्रेंड्स, इसको देखने के लिए एक दफा फिर मैं इसी डायग्राम की मदद लेता हूं जिसमें हमने लाइसोसोम को डिस्कस किया है। इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या है कि ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद हैं, फॉस्फेटेसेस वगैरह। जब इस सेल की डेथ जो है वो कमिट हो जाए तो उस वक्त ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो सेल के अंदर ही बस्ट हो जाते हैं, और उसके जो एक्टिव एंजाइम है वो सेल के अंदर ही डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेल है और उसके अंदर की स्ट्रक्चर्स है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है। तो यूं एक सेल खत्म होगा, फिर दूसरा सेल, सिमिलरली टिश्यू, और ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो है वो जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं उनकी डिजेनरेशन में जो सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है दैट इज लाइसोसोम। तो डेल्टा इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है 47, द प्रोसेस्ड एंजाइम्स आर बडेड ऑफ as Golgi vesicles and are called primary lysosomes। ये भी जो गोल्जी का जो स्ट्रक्चर अभी हमने देखा कि जो एंजाइम्स हैं बनते राइबोसोम्स के ऊपर हैं, यानी जो प्रोटीन के हैं, फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, फिर वहां से वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल होता है उससे फिर वो फॉर्मिंग फेज ऑफ गोल्जी अपरेटस, वहां से फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद वो जो स्ट्रक्चर बन जाती है वैक्यूल, जिसके अंदर एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं लाइक हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिसमें फॉस्फेटेसेस भी हैं, तो उनको हम कह देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स।
तो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा प्राइमरी लाइसोसोम। इसका बीटा देख लें, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम उस वक्त बनता है जब दो तरीके से, या तो वो सेल से बाहर आने वाला जो फूड है, फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाए तो फिर सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है, और इसी तरीके से या सेल के अंदर वॉर्न आउट या ओल्ड पार्ट्स जो हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए उनके साथ जब अटैच्ड होता है तो उसको भी हम कह देते हैं ऑटोफेगोसोम, और ऑटोफेगोसोम्स भी सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं। जो मिजोसोम्स है वो सेल मेम्ब्रेन है, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चन 48, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ डाइप्लॉइड सेल ऑफ फ्रूट फ्लाई इज, बीटा इज अ करेक्ट ऑप्शन 08, क्योंकि फ्रूट फ्लाई का जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हैं 8। अगर उसके गैमीट्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें हैप्लॉइड होंगे, और जो 16 है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये अनियन में होते हैं, और अगर देखें तो जो बाकी इसकी राइट चॉइसेस नहीं है। बीटा इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, organelles involved in the synthesis of ATP are mitochondria, beta is a correct option। अब यहां जो इस MCQ का ताल्लुक है वो उसकी फंक्शनैलिटी से है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी बनाना, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अल्फा ऑप्शन को देखते हैं, दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और न्यूक्लियाई बिकम मोर देन 2 न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जो है दैट कंट्रोल द सेंट्रल एक्टिविटीज ऑफ द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। और सेंट्रियोल इन्वॉल्व्ड इन द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 50, मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स आर फाउंड इन डिफरेंशिएटेड सेल्स अल्फा। जब सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो उसके जो न्यूक्लियर पोर्स है वो कम हो जाते हैं, बाकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के ऊपर होते हैं, यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर लार्ज नंबर होंगे। तो बीटा जो है डेड सेल्स वो तो वैसे ही ऑप्शन खत्म होगी। अ डिवाइडिंग सेल तो वो भी अनडिफरेंशिएटेड होता है, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं डेल्टा ये भी अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। तो लिहाजा मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स आर फाउंड इन डिफरेंशिएटेड सेल्स अल्फा। जैसा कि हमने हमारी बुक में शामिल है कि रेड ब्लड सेल जो मैच्योर आरबीसी होता है उसके जो न्यूक्लियस है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में 3 to 4 न्यूक्लियर पोर है, तो मैच्योर में कम। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।